हेलो एवरीवन। ज्योग्राफी की सीरीज का नेक्स्ट लेक्चर डिस्कस करेंगे। आज के डिस्कशन में हम ज्योग्राफी सिक्स्थ क्लास की एनसीईआरटी का फिफ्थ चैप्टर डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि जो हमारे वेरियस डोमेन्स हैं अर्थ के, वो सारी चीज़ें देखी जाएंगी, जैसे लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर और बहुत सारे फीचर देखे जाएंगे, जैसे ये तुम्हारा साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट और एंडीज माउंटेन वाटर। ये यूपीएससी में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि वाटर, फ्रेश वाटर हमारे मतलब हमारे अर्थ का कितना है। ये सब चीज़ें देखेंगे और एक एमसीक्यूज़ देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है था, जो आपकी सारी क्लियरिटी कर देगा कॉन्सेप्ट की। ठीक है? तो यहाँ पर पहले ये जो स्टार्ट होता है हमारा चैप्टर, ये ऐसे स्टार्ट होता है जैसे कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि सोलर सिस्टम, हमारा जो अर्थ है वो सोलर सिस्टम का एक पार्ट है और सन जो है हमारे सोलर सिस्टम में सेंटर है, जहाँ से सारी एनर्जी मिलती है। और अर्थ जो है हमारे तीसरे नंबर का प्लेनेट है। ठीक है? तो इसमें ये चीज़ बताई गई है कि किस तरह से हमारे अर्थ जो है एक कॉम्प्लेक्स ज़ोन है, जिसमें सॉलिड पोर्शन आता है। सॉलिड पोर्शन को लिथोस्फीयर कहते हैं। देखो, लिथोस्फीयर जो वर्ड है वो ग्रीक वर्ड लिथोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है स्टोन, मतलब हार्ड। तो जो सॉलिड पोर्शन है हमारे अर्थ का, उसको हम लिथोस्फीयर कहते हैं। देखो, ये लिथोस्फीयर है। मैं अभी आपको समझाऊंगा कि लिथोस्फीयर क्या चीज़ होती है और बायोस्फीयर क्या होता है। ठीक है? तो लिथोस्फीयर के बारे में बात की गई है। और जो गैसियस लेयर है हमारे अर्थ की, उसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं। ये ग्रीक वर्ड जो है एटमॉस से आया है, जिसका मतलब होता है वेपर। तो एटमॉस्फेयर का मतलब होता है जो गैसियस रीजन है हमारे अर्थ का, उसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, इस तरह की गैसेस पाई जाती हैं। हम देखेंगे कौन सी गैसेस की कितनी मात्रा है, ये चीजें देखी जाएंगी। हाइड्रोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर हुडॉस से आया है, जिसका मतलब होता है वाटर। तो हाइड्रोस्फेयर का मेन मतलब होता है जो हमारे अर्थ का वाटरी पार्ट है। तो आपको पता है जो अर्थ का हमारा वाटर है वो कितना ज़्यादा है। सारे कॉन्टिनेंट जो हैं वो इंटरकनेक्टेड नहीं है, मगर सारे ओशियंस जो हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं। देखो, ये पैसिफिक ओशियन है, ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया, एस शेप में ऐसे देखेंगे आप। ये आपका साउथर्न ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया, आर्कटिक ओशियन हो गया, ये अंटार्कटिक ओशियन हो गया। ठीक है? तो इस तरह से हम जो है ओशियन को देखेंगे इंटरकनेक्टेड है, जबकि आप कॉन्टिनेंट देखोगे वो इंटरकनेक्टेड नहीं है। तो ठीक है, यहाँ ये चीज़ बताई गई है। आगे बताया गया है बायोस्फीयर। ये बायोस वर्ड से आया है, जिसका मतलब होता है लाइफ। देखो, बायोस्फीयर क्या होता है? एक एरिया या एक ज़ोन का ऐसा पार्ट होता है जहाँ पर सारी चीज़ें इंटरैक्ट करती हैं। जैसे आप देखो, बायोस्फीयर में एटमॉस्फेयर इंटरैक्ट कर रहा है, हाइड्रोस्फीयर इंटरैक्ट कर रहा है, लिथोस्फीयर इंटरैक्ट कर रहा है। तो बायोस्फीयर में हमारे एबायोटिक और बायोटिक दोनों कंपोनेंट पाए जाते हैं। एबायोटिक कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें लाइफ नहीं होती है, ठीक है? और बायोटिक कंपोनेंट ऐसे होते हैं जिसमें लाइफ होती है, मतलब वो जीवित होते हैं, जैसे अपने एनिमल्स हो गए, इंसेक्ट हो गए। एबायोटिक कंपोनेंट वाटर हो गया, टेम्परेचर हो गया, सॉइल हो गया, तो ये सब एबायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इसमें आगे डिस्कस की जाएँगी। तो आगे क्या दिखाया गया? देखो, आगे मैंने बताया कि आपको बताऊँगा लिथोस्फीयर क्या होता है। जैसे-जैसे हम लोग एनसीईआरटी के चैप्टर्स में आगे बढ़ते जाएँगे, तो हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएँगे। जैसे आप देखो, ये अर्थ है, ये देखो अर्थ दिखाई गई है और अर्थ के वेरियस पार्ट्स दिखाए गए हैं। तो आप कोर देखोगे तो कोर 2 भागों में तब्दील है। इनर कोर जो सॉलिड होती है और आउटर कोर जो है वो लिक्विड फेज़ में पाई जाती है। तो ये कोर दिखाया गया है यहाँ पर, अगर आप देखेंगे। आगे देखेंगे तो ऊपर जो है मेंटल दिखाया गया। मेंटल जो है वेरियस पार्ट में डिवाइड होती है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। अपर मेंटल में क्या पाया जाता है? एस्थेनोस्फेयर होता है, लोअर मेंटल सॉलिड होता है, ठीक है? और एस्थेनोस्फेयर जो होता है लिक्विड की तरह होता है, मतलब हमारी जो अर्थ की प्लेट्स हैं, जैसे कॉन्टिनेंट है एशिया, तो ये मान लो एक एस्थेनोस्फेयर है, ऐसे देख लो, ये एस्थेनोस्फेयर है। अब इस एस्थेनोस्फीयर में ये जो लेयर है, ये जो प्लेट है, इस पे मूव करती है। जब कोई भी अर्थक्वेक आता है तो उसमें एस्थेनोस्फीयर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वोल्केनो ओरिजिन होता है तब एस्थेनोस्फीयर का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब एस्थेनोस्फीयर के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, ये एस्थेनोस्फीयर है। इसके ऊपर भी एक सॉलिड लेयर है।
अपर मोस्ट सॉलिड लेयर। ये जो है मेंटल का पार्ट है और इसके ऊपर जो क्रस्ट है, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? लिथोस्फीयर बनाते हैं। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि किस तरह से अपर लेयर और जो लोअर लेयर है वो मिलकर किस तरह से एस्थेनोस्फेयर का सॉरी लिथोस्फेयर का पार्ट होते हैं। देखो क्रस्ट ऊपर वाला पोर्शन हो गया और अपर मोस्ट लेयर जो सॉलिड अपर मोस्ट लेयर है मेंटल की, वो दोनों मिलकर लिथोस्फेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर जो लिथोस्फेयर है वो दिखाया गया। मेरा मेन पर्पस था कि आपको बताना कि यूपीएससी में किस तरह से चीजें पूछी जाती हैं। तो यूपीएससी के लिहाज से देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आता है। ये 2021 में इस तरह का क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है? तो ये आपको याद रखना है। आगे क्या चीज़ बताई गई है? आगे लिथोस्फीयर की स्पेसिफिकली बात हुई है कि लिथोस्फीयर जो होता है वो अर्थ का सॉलिड पोर्शन होता है। मैंने आपको बताया अर्थ क्रस्ट और जो लेयर होती है, जो थिन लेयर होती है मेंटल की, उसको मिला के क्या है आपका जो है लिथोस्फीयर बनता है। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि किस तरह से ऑर्गेनिज़्म इस लिथोस्फीयर में सस्टेन करते हैं और न्यूट्रिएंट एलिमेंट हमारे जो प्लांट हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है? अब यहाँ आगे क्या बताया? लार्ज लैंड मासेस को क्या कहा जाता है? कॉन्टिनेंट कहा जाता है। अब ये है, ये लार्ज लैंड मासेस है, नॉर्थ अमेरिका हो गया, ये साउथ अमेरिका हो गया, ये अफ्रीका हो गया, ये यूरोप हो गया, ये एशिया हो गया, ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। यूरोप और एशिया को मिला के हम यूरेशिया कहते हैं। ये अंटार्कटिका हो गया। तो जो सॉलिड पोर्शन है उसको हम क्या कहते हैं? कॉन्टिनेंट्स कहते हैं। जैसे अमेरिकन कॉन्टिनेंट, अगर दोनों साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को मिला दें तो अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स हो जाएगा, ठीक है? ह्यूज वाटर बॉडी जो इंटरकनेक्टेड है उन्हें ओशियन बेसिन कहा जाता है। आगे यही बात बताई गई है कि सारे ओशियन जो वर्ल्ड के हैं वो इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से। क्या क्वेश्चन मार्क करके पूछा है? क्या लैंड मासेस इंटरकनेक्टेड है? नहीं, ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ें यहाँ बताई गई हैं। आगे एलिवेशन की बात की है, जिसमें हम माउंट एवरेस्ट की बात करेंगे। आप माउंट एवरेस्ट को देखेंगे, तो माउंट एवरेस्ट जो है वो वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, ठीक है? अब वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है, इसकी जो हाइट है 8848 मीटर एप्रॉक्स है। ये एप्रॉक्स की बात हुई है यहाँ पर। अगर एप्रॉक्स की बात करेंगे तो इतनी हाइट है। मगर अगर आप देखेंगे तो आपको ये जो हाइट है समय के साथ बढ़ रही है, क्योंकि जो हमारी इंडियन प्लेट है, इंडियन प्लेट जो है वो एशियन प्लेट से जाके टकराती है, तो यहाँ पर बेंडिंग आता है। इसीलिए हिमालय को न्यू फोल्ड माउंटेन कहा जाता है, क्योंकि जो अर्थ हमारी समय के साथ और हिस्टोरिकली टकराई है और इसमें ओरिजिन हुआ है हमारे इंडिया का, तो इसमें देखने को मिलता है हिमालय किस तरह से डेवलप हुआ है। ये सब एडवांस आएगा। आप कोई भी चीज़ ये ना सोचिएगा कि कोई चीज़ पढ़ाई नहीं जाएगी, एक-एक चीज़ आपको पढ़ाई जाएगी। तो यहाँ पर हमने किसकी बात की? माउंट एवरेस्ट की बात की और उसकी हाइट की बात की। यहाँ पर ग्रेट डेप्थ की बात हुई है। ग्रेट डेप्थ का क्या मतलब है? देखो मरियाना ट्रेंच जो है ये आपको पैसिफिक ओशियन में मिलेगा, चाइना और यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाइना और जापान और फिलीपींस के अगल-बगल। तो यहाँ आपको जो है मैरियाना ट्रेंच दिखेगा। इसकी अगर आप वो देखोगे डेप्थ, तो 11,022 मीटर है, मतलब माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। देख रहे हैं? मतलब 3,000 एप्रॉक्स मीटर ज़्यादा है माउंट एवरेस्ट से भी। तो इस तरह से क्या है, यहाँ पर मरियाना ट्रेंच की बात हुई। ट्रेंच क्या होते हैं? ये खाई की तरह पार्ट होता है। ये खाई जो है हमारे समुद्र तल में देखने को मिलती है, क्योंकि मैंने आपको बताया स्टेनोस्फीयर के ऊपर प्लेट्स होती हैं। ये प्लेट्स आपस में मूव करती हैं, बहुत स्लो मोशन होता है, इसको हम फ़ील नहीं कर सकते। तो ये मूवमेंट जो है इसी की वजह से ट्रेंच खाई बन गई है, इसी को हम क्या कहते हैं? मरियाना ट्रेंच कहते हैं। आगे क्या बताया गया? कॉन्टिनेंट। कॉन्टिनेंट 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं हमारे। जैसे देखो एशिया हो गया, यूरोप हो गया, अफ्रीका हो गया, नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया और अंटार्कटिका हो गया। अंटार्कटिका को भी कॉन्टिनेंट की नज़र से जाना जाता है, ठीक है? तो ये एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है, ठीक है? ये चीज़ बताई गई है। और ये जो एशिया है कॉन्टिनेंट लाइज़ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, मतलब अगर आप यहाँ से इक्वेटर पास करते हैं, यहाँ से जो है मेरिया वो मिड जो इम्पोर्टेंट लॉन्गिट्यूड है वो पास करते हैं, तो ये आपको देखने को मिलेगा कि ईस्टर्न साइड में देखने को मिलेगा। यहाँ पर यही बात बताई गई है, ये क्या है? ईस्टर्न हेमिस्फीयर में पाया जाता है।
ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करती है और उराल माउंटेन जो है, ये यूरोप को डिवाइड करता है एशिया से, ये उराल माउंटेन है। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट होती है, कभी-कभी ऐसे ही यूपीएससी क्वेश्चन डालती है कि उराल माउंटेन की क्या इम्पोर्टेंस है, ठीक है? तो यहाँ पर देखने को मिलेगा जो उराल माउंटेन है, वो यूरोप और एशिया को डिवाइड करते हैं और मैंने आपको ये बताया यूरोप और एशिया को मिलाकर यूरेशिया कहा जाता है, ठीक है? यहाँ ये बताइए यूरोप क्या है स्मॉल मच स्मॉलर है एशिया से। एशिया तो बताया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है मगर अगर आप यूरोप देखेंगे बहुत ज़्यादा स्मॉलर है और आर्कटिक सर्किल यहाँ से पास होता है और यहाँ तीनों साइड पे वाटर बॉडी पाई जाती है। अब आप यूरोप देख लो, एक-एक चीज़ क्लियर करते हुए चलो, चाहे धीरे पढ़ो मगर चीज़ों में क्लियरिटी होना चाहिए। आप फास्ट पढ़ लेंगे तो उससे कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। अब आप यूरोप देखेंगे तो ये यूरोप है, तीनों आर्कटिक ओशियन साइड मतलब नॉर्थ में है। आप ईस्ट वेस्ट में देखेंगे तो ये आपका अटलांटिक ओशियन हो गया और आप साउथ में देखेंगे तो मेडिटेरियन सी हो गया। तो मतलब 3 साइड से ये सी से घिरा हुआ है। यही बात यहाँ पर बताई गई है। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ये बेसिक डिटेल है जो आपको रटी होना चाहिए। एशिया क्या है? लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है? ये चीज़ें जो है आपको पता होना चाहिए। ठीक है? अब क्या बताया इक्वेटर यहाँ से पास होती है इक्वेटर मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ इक्वेटर क्या होती है 0 डिग्री लैटिट्यूड की एक इमेजिनरी लाइन होती है जो यहाँ से पास होती है जो अफ्रीका को लगभग दो भाग में डिवाइड करती है मगर अगर आप देखेंगे तो नॉर्थ हेमीस्फेयर ज्यादा होता है अगर इक्वेटर यहाँ से पास हो रही है तो आप देखेंगे नॉर्थन हेमीस्फेयर में ज्यादा अफ्रीका पड़ेगा इन कंपेरिजन टू साउथर्न हेमीस्फेयर ठीक है ये चीज यहाँ बताई गई है आगे आप क्या बताएं ओनली कॉन्टिनेंट ये एक ऐसा कॉन्टिनेंट है केवल ओनली ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों पास करती हैं आप ये देख लो इसको हम मिटा देते हैं अगर आप ये देखेंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों यहाँ से पास होती हैं ठीक है ये इंपॉर्टेंट चीज है आगे क्या बताया गया सहारा डेजर्ट जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये क्यों फेमस है क्योंकि ये अफ्रीका में है ये चीज भी हम देखेंगे डेजर्ट क्यों फॉर्म होते हैं कोल्ड करंट का क्या रोल होता है हवाएं क्यों डेजर्ट तक वाटर नहीं पहुंचता है ये सारी चीजें टेक्निकलिटी आपको सीखने को मिलेगी जो आपकी डेली लाइफ में बहुत ज्यादा वैल्यू करेगी ठीक है तो यहाँ बताया गया है कि सहारा डेजर्ट वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट है और ये अफ्रीका में स्थित है। ये जो बाउंड करता है सी और ओशियन से बाउंड करता है। आपको पता ही है जो सहारा डेजर्ट है वो यहाँ पड़ता है ऐसे। तो यहाँ पर ये ओशियन हो गया अटलांटिक ओशियन ये सी हो गया तो यहाँ ये मेडिटेरियन सी हो गया तो यहाँ पर क्या है ओवरऑल सी और ओशियन से ये बॉन्ड करता है। यही चीज यहाँ पर बताई गई है। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर देखो वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर जो है वो नाइल रिवर अफ्रीका से ही पास होती है और मेडिटेरियन सी में जाकर गिरती है वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर ये नाइल रिवर है ये व्हाइट नाइल है ये ब्लू लाइन है नाइल मिलती है सूडान में और ये जाकर मेडिटेरियन सी में गिरती है तो आप देखेंगे नाइल रिवर वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर देखी जाएगी तो अमेजन रिवर आएगी लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में आपको डिफरेंस समझ में आना चाहिए लार्जेस्ट का मतलब है बहुत ज्यादा एरिया है उसकी ट्रिब्यूटरी ज्यादा है और लॉन्गेस्ट का मतलब है वो बहुत लंबी है बहुत लंबा टाइम या बहुत लंबा टाइम लेकर पहुंचती है ठीक है तो यहाँ पर ये चीजें बताई गई हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर हमने देख लिया कि ये तीनों जो लाइन है यहाँ पर अफ्रीका से पास होती हैं आगे क्या बताया गया नॉर्थ अमेरिका जो है थर्ड थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है जैसा कि मैंने आपको बताया कि एशिया लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और अफ्रीका जो है सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और आपको देखने को मिलेगा नॉर्थ अमेरिका वो जो है थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा इसी तरह ये जो है एक इस्थमस से कनेक्ट है जिसे पनामा इस्थमस कहते हैं। आप ये देखो, ये पनामा है, ये देखो ये जहाँ रेड चला रहा हूँ, ये पनामा है और पनामा से एक इस्थमस आर्टिफिशियल इस्थमस बनाई गई। आर्टिफिशियल इस्थमस का मतलब है कि मैन मेड है, तो ये जो डिवाइड करता है इसी को जो है नॉर्थ अमेरिका होता है और इसके इधर जो है साउथ अमेरिका कहा जाता है। ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए। मैप जो है एटलस आप रोज़ अप्रॉक्स 10 मिनट देखिए। अगर आप 10 मिनट डेली एटलस देखते हैं तो सारी क्लैरिटी होगी। जैसे बैफिन बे एंड हडसन बे एंड ग्रेट लेक्स ये 3 लेक्स आती हैं। तो ये सब चीज़ें यहाँ देखने को
मिलेंगी। आगे डिस्कस कर लेते हैं साउथ अमेरिका के बारे में। साउथर्न हेमिस्फीयर पे साउथ अमेरिका जो है साउथर्न हेमिस्फीयर पे देखने को मिलेगा। आप वर्ल्ड मैप खोज देख लो और वर्ल्ड मैप में देखो ये नॉर्थ अमेरिका से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ से जा रही है आपको ये पता होना चाहिए। ये जा रही है, ये आपकी कैरिबियन आइलैंड से होती हुई जाती है। इक्वेटर ये आपकी इक्वेटर साउथ अमेरिका से पास करती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी साउथ अमेरिका से पास करता है। ये बेसिक डिटेल है जो आपको पता ही होना चाहिए। एंडीज जो वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है वो साउथ अमेरिका में ही पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? एंडीज वर्ल्ड की लार्जेस्ट रेंज साउथ अमेरिका में मिलेगी। ऐसे आपको देखने को मिलेगी डेंटेड फॉर्म में, मतलब पूरा नहीं मिलेगा, डेंटेड मिलेगा। डेंटेड मतलब बीच-बीच में से आपको जो है यहाँ पर गैप देखने को मिलेगा। तो ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट माउंटेन रेंज है जो साउथ अमेरिका में मिलती है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर अमेज़न रिवर यहीं पर मिलती है। मैंने आपको बताया था लॉन्गेस्ट रिवर कौन-सी है? नाइल है और वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवर कौन-सी है? अमेज़न रिवर है जो साउथ अमेरिका में मिलती है। ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो एंटायरली साउथर्न हेमिस्फीयर में है और ये आइलैंड कॉन्टिनेंट है क्योंकि इसके चारों सब तरफ ओशियन है। आप देख लो वर्ल्ड मैप में, वर्ल्ड मैप ये है, ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट हो गया। अब ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट देखो ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यहाँ से जा रही, पहली इंपॉर्टेंट चीज़। इसके सब तरफ इधर इंडियन ओशियन हो गया, इधर जो है आपका अंटार्कटिक हो गया मतलब साउथर्न ओशियन हो गया, ये पैसिफिक ओशियन हो गया। तो इस तरह से हमें चीज़ें ऑब्ज़र्व करना चाहिए। अगर हम ऐसे नहीं देखेंगे तो चीज़ें याद नहीं होगी। इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन देख लेंगे तो भी क्लैरिटी हो जाएगी। आगे क्या बताया गया? अंटार्कटिका के बारे में बताया गया। देखो अंटार्कटिका आपको पता ही है कंप्लीटली साउथर्न हेमिस्फीयर में लाइज करता है। साउथर्न हेमिस्फीयर नॉर्थर्न हेमिस्फीयर कैसे डिसाइड होता है? जैसे मान लो ये इक्वेटर पास कर रही है वर्ल्ड मैप से। अब वर्ल्ड मैप के इक्वेटर के अपर साइड में ये नॉर्थर्न हेमिस्फीयर है और लोअर साइड में साउथर्न हेमिस्फीयर है। तो आप देखेंगे अंटार्कटिका को अगर वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि वर्ल्ड मैप में जो है अंटार्कटिका बिल्कुल साउथ में है। देखो ये अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट नॉर्थ ये जो इक्वेटर है, इक्वेटर के बिल्कुल साउथ में। तो इसलिए साउथर्न हेमिस्फीयर में अंटार्कटिका पाया जाता है। ये एक ह्यूज कॉन्टिनेंट है, इसमें बहुत ज़्यादा आइस देखने को मिलती है। साउथर्न पोलर रीजन भी यहीं पर पाया जाता है। इंडिया ने रिसर्च स्टेशन यहाँ पर यूज़ किए हैं कई, जिसमें से मैत्री और दक्षिण गंगोत्री बहुत ज़्यादा फेमस है, ये आपको पता होना चाहिए। मैत्री और दक्षिण गंगोत्री का नाम बहुत ज़्यादा लिया जाता है, तो आपको ये पता होना चाहिए ये कहाँ से गुज़रता है। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस चीज़ की दे ये इस चैप्टर की देख लेते हैं। हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर ये सब क्या होते हैं और किस तरह से ये हमारे कॉन्टिनेंट को प्रभावित करते हैं। देखो हमारे प्लेनेट को ब्लू प्लेनेट क्यों कहा जाता है? अगर हम जब सैटेलाइट से देखते हैं तो हमारा अर्थ जो है ब्लू दिखाई देता है। उसका रीज़न ये है कि अर्थ पर एप्रॉक्स 71% वाटर है। ये 71% वाटर है और 29% केवल लैंड है। मगर क्लाइमेट चेंज की वजह से आपको देखने को मिलता होगा कि लैंड किस तरह से कम होती चली जा रही है। अब ये 29% लैंड बताई गई है, तो इसमें क्या है आइलैंड्स जो है क्लाइमेट चेंज की वजह से और ह्यूमैनिटेरियन जो एंथ्रोपोजेनिक पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से क्या आपको देखने को मिलेगा कि बहुत सारा रीजन या बहुत सारे आइलैंड सबमर्ज होते चले जा रहे हैं वाटर में। तो यहाँ पर यही चीज़ बताई गई है कि हमारे अर्थ को हाइड्रोस्फीयर क्यों क वो सॉरी ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये 71% वाटर रखता है और 29% लैंड रखता है। अब 71% में से 97.2% तो केवल खारा पानी है, मतलब ओशियन है, ये पीने लायक पानी नहीं है। मतलब अगर 71% है, इसको अगर ₹100 मान लें, तो ₹100 में से 97.2% रुपीज़ तो केवल खारा पानी है। मतलब 3.8% ही फ्रेश वाटर है और इसमें सबसे ज़्यादा फ्रेश वाटर किसकी फॉर्म में मिलेगा? अब आप ये देख लो, ओशियन कितना? इतना है, ठीक है? अदर सैलिन वाटर इतना है, मतलब 97.2% आपको ओशियन मिलेगा मतलब सलीन वाटर मिलेगा जो पीने लायक नहीं है। फ्रेश वाटर कितना है? 2.5% है। अब 2.5% में से ग्लेशियर जो है और आइस कैप ये 68.7% है। प्रीलिम्स में यही क्वेश्चन आता है, आपको ये बकवास लगती होगी मगर प्रीलिम्स में इसी टाइप का क्वेश्चन आप देखोगे 2022 में या 23 में आया हुआ है। 110% मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूँगा और इंस्टाग्राम पर भी शेयर कर दूँगा। ग्राउंड वाटर कितना है?
30% मतलब ये क्रोनोलॉजी पूछी थी कि टोटल फ्रेश वाटर जितना है, उस फ्रेश वाटर में से कितना ग्लेशियर और आइस कैप है, ग्राउंड वाटर कितना है और सरफेस वाटर कितना है। मतलब आपको क्रोनोलॉजी में लगाना था, ग्लेशियर एंड आइस कैप सबसे ज्यादा है 68.7%, देन ग्राउंड वाटर ज्यादा है, देन सरफेस वाटर। लोगों को लगता है सरफेस वाटर रिवर ज्यादा होगी। आप सरफेस वाटर में सबसे ज्यादा देखोगे ग्राउंड में आइस और परमाफ्रॉस्ट है और लेक्स हैं। इस तरह से आपको ये चीज़ें पता होना चाहिए, ये एनसीईआरटी में मैप नहीं मिलेगा। मैंने अलग से इंटरनेट से सर्च कर डाला है, आप भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। आगे ओशियन की बात हुई है। ओशियन के विषय में क्या बात हुई है? अगर आप देखोगे तो हमारे 3 चीफ मूवमेंट ओशियन के होते हैं। मतलब ओशियन जो है, पहली बात तो ओशियन आपको पता है ब्लू प्लैनेट हमारे अर्थ को क्यों कहा जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, जो हमारे वाटर होता है उसको हाइड्रोस्फीयर कहते हैं, जहाँ-जहाँ वाटर पाया जाता है। और ये सारे ओशियन इंटरकनेक्टेड है। मैंने आपको बताया कैसे अटलांटिक, पैसिफिक और ये इंडियन ओशियन इंटरकनेक्टेड है। 5 मेजर ओशियन की यहाँ पर बात की गई है। 5 मेजर ओशियन कौन-से हैं? देखो, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन। आप वर्ल्ड मैप में भी ये चीज़ देख सकते हैं, क्योंकि नए बच्चों को ये चीज़ याद होने में दिक्कत होती है। अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका आर्कटिक ओशियन, ये हो गया पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन इधर भी पाया जाता है। ये जो ऑस्ट्रेलियन साइड में भी पैसिफिक ओशियन पड़ता है, इसे वेस्ट पैसिफिक ओशियन कहते हैं और इसे ईस्ट पैसिफिक ओशियन कहते हैं। ये मैं आपको बता रहा हूँ क्यों इम्पोर्टेंट है। अल नीनो, ला नीना जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा वेस्ट पैसिफिक ओशियन और ईस्ट पैसिफिक ओशियन की क्या इंपॉर्टेंस है। ये अटलांटिक है एस शेप में, ये आपका साउथर्न ओशियन हो गया, ये इंडियन ओशियन हो गया। अंटार्कटिक को ओशियन नहीं कहते हैं, ये एक यहाँ पर लैंड फॉर्म भी है और आइस कैप बहुत ज़्यादा है। ठीक है? तो हमने अभी तक क्या देखा कि 5 मेजर ओशियन है। इन 5 मेजर ओशियन में पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन, इंडियन ओशियन और साउथर्न ओशियन और आर्कटिक ओशियन इम्पोर्टेंट है। मतलब ये इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? पैसिफिक ओशियन लार्जेस्ट ओशियन है। करीब 1/3 ऑफ द अर्थ का पार्ट का ये कवर करता है। मतलब पैसिफिक ओशियन इतना लार्ज है, अटलांटिक, इंडियन ओशियन, आर्कटिक ओशियन से सबसे ज़्यादा लार्ज जो है आपको पैसिफिक ओशियन ही देखने को मिलेगा। ठीक है? नॉर्थ और साउथ अमेरिका सराउंडेड, ये यही बात बताई गई है, जैसे जो मैप में बताया गया। अगर आप मैप देखेंगे, तो मैप में आपको देखने को मिलेगा किस तरह से पैसिफिक ओशियन नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से कनेक्टेड है और इंडेंटेड फॉर्म में है। ये इंडेंटेड फॉर्म जो लैंड की है, इससे क्या होता है, पोर्ट के डेवलपमेंट में बहुत हेल्प मिलती है, ठीक है? आप इधर देखेंगे तो इधर भी पैसिफिक ओशियन है, ऑस्ट्रेलिया और चाइना और जापान और फिलीपींस की साइड। ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि किस तरह से, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर ये चीज़ बताई गई है। अटलांटिक ओशियन सेकंड लार्जेस्ट ओशियन है। अटलांटिक ओशियन को सेकंड लार्जेस्ट ओशियन कहा जाता है और ये एस शेप में है, मैंने आपको बताया। ये हाइली इंडेंटेड है। हाइली इंडेंटेड का मतलब है कि लैंड पे, यहाँ पर जो लैंड है, जैसे ये देखो डबलिन दिखाया है, अब ये इंडेंटेड शेप ऐसी होती है, पानी अंदर जाएगा, बाहर आएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा, अंदर जाएगा, बाहर आएगा। तो ये इंडेंटेड है। इंडेंटेड से क्या होती है, पोर्ट के डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और कॉमर्स में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मतलब कॉमर्स में बहुत ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलते हैं। ये आप देख लो यहाँ, अगर आप देखोगे अटलांटिक ओशियन, तो ये आपका अटलांटिक ओशियन रहा, ठीक है? ये अटलांटिक ओशियन, ये इंडेंटेड शेप है। तो आपको पोर्ट डेवलप होगा तो आप अफ्रीका और यूरेशिया, यूरोप में आसानी से एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है? इस तरह की चीज़ें यहाँ देखने को मिलती हैं। तो हमने ये बात कर ली। अब इंडियन ओशियन की बात करते हैं। इंडियन ओशियन का ये इम्पोर्टेंट क्यों है? इंडियन ओशियन को मैंने ऐसा कलर क्यों दिया है? ये इसलिए दिया है, इंडियन ओशियन केवल ऐसा ओशियन है जिसे किसी कंट्री के नाम पर रखा गया है। पहली इम्पोर्टेंट चीज़। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, इसका शेप ट्रायंगुलर है। ये शेप वगैरह तो आप याद नहीं रखना है, मगर आपको ये याद रखना है, इंडियन ओशियन केवल ऐसा ओशियन है जो ट्रायंगुलर शेप में, सॉरी, किसी कंट्री के नाम पर पाया जाता है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़, नॉर्थ में ये एशिया को बाउंड करता है और साउथ में अफ्रीका और ईस्ट में जो है आपको ऑस्ट्रेलिया में बाउंड करता हुआ दिखेगा। ठीक है? ये चीज़ बताई गई। आगे एटमॉस्फेयर की बात की है। देखो, ये इम्पोर्टेंट सेक्शन है एटमॉस्फेयर वाला, इसमें यूपीएससी बहुत इंटरेस्ट लेती है। जैसे एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर होता है, मेसोस्फेयर होता है, थर्मोस्फेयर होता है और एक्सोस्फेयर होता है।
आपको पता होना चाहिए कि ट्रोपोस्फियर कितने किलोमीटर तक होता है, 10 किलोमीटर तक होता है। 10 से 50 किलोमीटर तक आपको स्ट्रेटोस्फियर मिलेगा और 50 से लेकर 80-85 किलोमीटर तक मीज़ोस्फियर मिलेगा और मीज़ोस्फियर से थर्मोस्फियर मिलेगा और जबकि एक आयनोस्फियर वर्ड होगा। तो आयनोस्फियर क्या है, यहाँ से मीज़ोस्फियर से स्टार्ट होगा और बहुत आगे तक जाएगा। आयनोस्फियर का क्यों ज़िक्र नहीं होता? आयनोस्फियर का इसलिए ज़िक्र नहीं होता है, आयनोस्फियर क्या होता है, केवल आयन्स होते हैं जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और वो टेम्परेचर डिफरेंस क्रिएट करते हैं। ये जो लाइन है ये टेम्परेचर की है। अगर आप देखेंगे तो ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डाउन हो रहा है, ये 0 डिग्री है। अब आप देखो माइनस में जा रहा है। फिर क्या है, स्ट्रेटोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ रहा है, फिर मेसोस्फियर में टेम्परेचर घट रहा है, फिर थर्मोस्फियर में टेम्परेचर बढ़ रहा है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ऐसा क्यों होता है? देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हम ये जान लेते हैं कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर, स्ट्रेटोस्फियर और मेसोस्फियर में टेम्परेचर राइज़ और अप मतलब सॉरी लो मतलब डाउन और अप क्यों होता है? इसका रीज़न क्या होता है? ये चीज़ यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको इसकी कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी हो जाए। यहाँ पर मैं डिस्कस कर देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना बना रहे। देखो पहली इम्पोर्टेंट चीज़ होता है कि ट्रोपोस्फियर में टेम्परेचर डिक्लाइन क्यों होता है? इसका पहला रीज़न है टेम्परेचर डिक्रीज़ करता है हाइट के साथ। अगर ये रीज़न देखोगे तो अर्थ सरफेस क्या होती है? सबसे ज़्यादा गर्म होती है। अर्थ जो है हमारी सोलर रेडिएशन को ऑब्ज़र्व करती है तो इसके इर्द-गिर्द देखोगे तो टेम्परेचर बढ़ा हुआ दिखेगा। मगर जैसे-जैसे आप ऊपर जाओगे तो टेम्परेचर डिक्लाइन हो जा स्टार्ट हो जाता है और इसका एक रीज़न क्या होता है, एयर डेंसिटी भी डिक्लाइन हो जाती है। डेंसिटी क्या होती है? देखो डेंसिटी क्या होती है, पर क्यूबिक मतलब कितना मास है पर क्यूबिक मीटर। मतलब क्यूबिक मीटर में कितना मास है उसे डेंसिटी कहते हैं। तो अर्थ पे क्या होता है, ग्रेविटी भी ज़्यादा होती है, ठीक है? तो ग्रेविटी की वजह से क्या होता है डेंसिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब वहाँ पर मास ज़्यादा देखने को मिलेगा। मगर जैसे-जैसे हम ऊपर जाएँगे तो ग्रेविटी डिक्लाइन होती चली जाती है और प्रेशर भी डिक्लाइन होता चला जाता है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि टेम्परेचर में डिक्लाइन देखने को मिलता है। ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। दूसरी चीज़ ट्रोपोपॉज़, ट्रोपोपॉज़ क्या होता है, एक ऐसी बाउंड्री होती है, देखो यहाँ दिखाई गई है, ये ट्रोपोपॉज़ दिखाया है। ट्रोपोपॉज़ एक ऐसी बाउंड्री होती है जहाँ पर टेम्परेचर की वर्टिकल मिक्सिंग स्टॉप हो जाती है और ये एक थिन लेयर होती है जहाँ पर हीट ट्रांसफर बहुत कम होता है और टेम्परेचर स्टेबलाइज़ हो जाता है। अब आगे स्ट्रेटोस्फेयर की बात की है। स्ट्रेटोस्फेयर में अगर आप देखोगे तो टेम्परेचर इंक्रीज़ दिख रहा है विद हाइट के साथ। हाइट के साथ इंक्रीज़ क्यों होता है? पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हाइट के साथ इंक्रीज़ इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर ओज़ोन लेयर होती है। अब ओज़ोन लेयर क्या करती है, यूवी रेज़ जो हमारी सूरज से यूवी रेज़ आती हैं, जो रेडिएशन आता है उससे इंटरैक्ट करती हैं और इंटरैक्ट करने की वजह से क्या होता है, बहुत ज़्यादा हीट को ऑब्ज़र्व करती हैं और टेम्परेचर जो है इंक्रीज़ होने लगता है हाइट के साथ। अब मेसोस्फीयर देख लो, अब स्ट्रेटोस्फीयर, पहले स्ट्रेटोस्फीयर देख लो, स्ट्रेटोपाज़ देख लो। स्ट्रेटोपाज़ में क्या होता है, टेम्परेचर अपनी पीक पर पहुँच जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर यूवी एब्ज़ॉर्प्शन देखने को मिलेगा और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। जबकि मेसोस्फीयर में क्या होगा, मेसोस्फीयर में टेम्परेचर डिक्रीज़ होगा। डिक्रीज़ होने का सबसे इम्पोर्टेंट रीज़न है कि यहाँ पर ओज़ोन लेयर नहीं पाई जाती है। सिग्निफिकेंट ग्रीन हाउस गैसेज़ नहीं पाई जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, टेम्परेचर एब्ज़ॉर्प्शन नहीं होता है और टेम्परेचर -90 डिग्री तक डिक्लाइन हो जाता है। तो ये जो चीज़ है, क्यों वाला ऐसा क्यों होता है, ये इम्पोर्टेंट है। ये तो आप रट लोगे कि ट्रोपोस्फियर जो है 10 किलोमीटर तक होता है और यहाँ पर टेम्परेचर डिक्लाइन होता है। ट्रोपोपाउस में टेम्परेचर मिक्स होना बंद हो जाता है, स्ट्रेटोस्फियर में देन अगेन टेम्परेचर बढ़ने लगता है। तो इस तरह की चीज़ें रट ली जाएँगी, मगर ये क्यों है? व्हाय ऐसा क्यों होता है? ये चीज़ आपको याद होना ही चाहिए। मेरी सबसे आपसे दरख्वास्त है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा व्हाय कीजिए और व्हाय जितना ज़्यादा पूछेंगे, उतनी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होगी। तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, 1600 किलोमीटर तक पाया जाता है और अगर आप अर्थ के अगल-बगल देखोगे तो थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है। ये जो ब्लैंकेट ऑफ एयर होती है जो हमें ब्रीथ करने में और हार्मफुल सन की रेज़ से प्रोटेक्ट करती है। मतलब जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के ऊपर एक लेयर पाई जाती है, इस लेयर में क्या होता है, हमें जो है जो सन से रेज़ आती हैं, इसमें अल्ट्रावायलेट रेज़ पाई जाती हैं। ये अल्ट्रावायलेट रेज़ हमें नुकसान ना पहुँचा सकें, इसके लिए क्या होता है यहाँ पर
हमें इस एयर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, जो हमें प्रोटेक्ट करती हैं, ठीक है? अब इन्होंने क्या बताया यहाँ पर वही बात बताई है कि 5 लेयर पाई जाती हैं, जैसे ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर, आइनोस्फियर, यहाँ पर बात की गई है। एक्सोस्फियर की भी बात की है, ठीक है? तो अब यहाँ पर मेन चीज़ आती है कि हमारा एटमॉस्फियर, जो हमारा इम्पोर्टेंट एटमॉस्फियर है, वो बहुत ज़रूरी है, कि जो हमारे ट्रोपोस्फियर है, जो हमारे अर्थ के अगल-बगल एटमॉस्फियर पाया जा रहा है, ये इम्पोर्टेंट है। तो मैंने आपको जैसा प्रॉमिस किया था, अगर आप देखेंगे तो हमारे एटमॉस्फियर में 99% जो है वो क्लीन होता है, जिसमें से क्या है 78% नाइट्रोजन पाई जाती है और 21% ऑक्सीजन देखने को मिलेगी। आपको जो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा है वो बहुत कम होती है, एप्रॉक्स 0.0082 होती है या एप्रॉक्स 0.04 देखने को मिलेगी। मगर हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की इम्पोर्टेंस बहुत है। इम्पोर्टेंस क्यों है? देखो कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, समय के साथ क्या करता है, हीट को अब्ज़ॉर्ब करता है। कैसे करता है, आप ये चीज़ देख लो। अगर आप ये चीज़ देखोगे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से हीट को ऑब्ज़र्व करता है, तो इससे आपका कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो जाएगी। कैसे? मान लो ये हमारी अर्थ है। अब अर्थ है, ये सन है। अब सन बहुत दूर है, यहाँ पर रेज़ पड़ रही हैं। अब ये जो रेज़ है, हमारा अर्थ एब्ज़ॉर्ब करेगा और हमारे अर्थ को दिन में हीटिंग प्रोवाइड करेगा। मगर लैंड की एक ख़ासियत होती है, जितनी जल्दी हीट होती है, उतनी जल्दी ठंडी भी होती है। तो ये क्या करेगा, रात के वक़्त हीट को रिलीज़ कर देगा। अब जो हीट रिलीज़ होगी, ये कार्बन डाइऑक्साइड ऑब्ज़र्व कर लेगी। अब जो एब्ज़ॉर्ब कर लेगी, ये एब्ज़ॉर्ब की हुई कार्बन डाइऑक्साइड ही हमारे एनवायरनमेंट को गर्म रखेगी। अगर हमारा एनवायरनमेंट गर्म नहीं होगा, तो इससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे हम जो है साँस नहीं ले पाएँगे और हमारी जो है ब्रीथिंग कैपेसिटी भी घट जाएगी और प्लेनेट वार्म नहीं होगा, तो यहाँ पर जीने की संभावनाएँ सारी घट जाएँगी। तो इम्पोर्टेंट क्या है, हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या है, क्या रीज़न है कि CO2 जो है स्टिल वार्म किए हुए अर्थ को। देखो पहली चीज़, ये एक पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। CO2 क्या है, पावरफुल ग्रीन हाउस गैस है। कैसे ग्रीन हाउस गैस है? जो इंफ्रारेड रेडिएशन हमारी अर्थ जो रेडिएशन एब्ज़ॉर्ब करती है, उसको रिलीज़ करती है अर्थ। अब रिलीज़ जो की हुई रेडिएशन होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्ज़ॉर्ब कर लेता है और एब्ज़ॉर्ब करके एनवायरनमेंट में छोड़ देता है। इससे क्या होता है कि हमारा एनवायरनमेंट गर्म रहता है, पहली चीज़। और ये जो है दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, ये इसका जो CO2 का लाइफ़ साइकिल है, वो बहुत ज़्यादा है, एप्रॉक्स 100 साल है। 100 साल अगर CO2 का लाइफ़ साइकिल है, तो ये क्या करता है, एक्युमुलेट कर लेता है ओवर अ डिकेड। मतलब हमारी अर्थ को बहुत सारी जो गैसेज़ रिलीज़ होती हैं गरम-गरम, उनको एक्युमुलेट इसके द्वारा किया जाता है। तो दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ ये हो गई। तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, इसमें फीडबैक मैकेनिज़्म होती है। मतलब जो एक्स्ट्रा CO2 वार्म होती है प्लेनेट को, तो वो वार्म करती है हमारे एयर को और जब एयर वार्म होती है, तो एयर की वाटर कैपेसिटी होल्डिंग बढ़ जाती है और जो वाटर वेपर होती है, वो ग्रीन हाउस गैस की तरह वर्क करती है। आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया होगा, देखो मान लो ये अर्थ है। अब अर्थ से सूरज की जो रोशनी पड़ी, उसने हीट किया। अब हीट क्या हुई, रेडिएट हुई। अब ये रेडिएशन CO2 ने ऑब्ज़र्व कर लिया। अब जब ये CO2 ने एब्ज़ॉर्ब कर लिया, तो इसके बाद क्या होगा, आपको देखने को मिलेगा कि इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होगी कि इस यहाँ के अगल-बगल जो एयर होगी, तो ये गर्म हो जाएगी। जब ये एयर गर्म हो जाएगी, इसके मॉलिक्यूल गर्म हो जाएँगे, तो जब एयर गर्म हो जाएगी, तो आपको देखने को मिलेगा एयर के गर्म होने की वजह से क्या होगा, इस एयर की जो कैपेसिटी है हीट को होल्ड करने की, सॉरी वाटर को होल्ड करने की, वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। आप याद रखना, जितनी ज़्यादा एयर गर्म होगी, उतनी ज़्यादा जो है वाटर को होल्ड करने की कैपेसिटी बढ़ेगी। अब जब वाटर वेपर को ऐड करेगी, तो इससे क्या होगा, वाटर वेपर क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह वर्क करेगा और हमारा एनवायरनमेंट हीट होता हुआ दिखाई देगा। तो यहाँ पर यही चीज बताई गई है। आगे क्या बताया गया है, आगे देख लेते हैं। जो मैक्सिमम आगे क्या बताया गया, आगे बताया डेंसिटी ऑफ द एटमॉस्फेयर। मैंने आपको डेंसिटी बताया, डेंसिटी का कॉन्सेप्ट क्या होता है। आप डेंसिटी का कॉन्सेप्ट अगर डिस्कस करेंगे मुझसे, तो आपको देखने को मिलेगा कि डेंसिटी क्या होता है, कि कितने मॉलिक्यूल पर क्यूबिक मीटर स्क्वायर है। मतलब एक क्यूबिक मीटर स्क्वायर में कितने मॉलिक्यूल हैं। तो आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा डेंसिटी आपको सी लेवल पे मिलेगी, क्योंकि वहां पर सेलिन वाटर होता है। तो सेलिन वाटर के मॉलिक्यूल क्या होते हैं, सी लेवल पर फैल जाते हैं। तो इससे क्या होता है,
यहाँ पर डेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई देखने को मिलती है, यही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। आगे बायोस्फीयर की बात हुई है, बायोस्फीयर क्या है? एक नैरो ज़ोन होता है, मैंने बता दिया, जहाँ पर लाइफ साइकिल होती है, यूनिक प्लैनेट डेवलप होता है, यहाँ पर लैंड, वाटर और एयर मिक्स होते हैं। आगे क्या बताया गया? ये जो बायोस्फीयर है, ऑर्गेनिज़्म के सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर वाटर मिलता है और यहाँ पर एयर मिलती है, और एयर के अलावा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोस्फीयर और लैंड मिलती है। लैंड से क्या होता है, एनिमल और प्लांट किंगडम को सर्वाइवल के एक साधन प्राप्त होते हैं। मगर वक्त के साथ आप देखेंगे कि क्या हो रहा है, थर्मल पावर प्लांट लग रहे हैं और बहुत सारे व्हीकलर पॉल्यूशन हो रहा है। इससे कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे प्लांट्स में कंजर्व रहती थी, वो नहीं रह पा रही है, क्योंकि प्लांट भी बहुत समय के साथ डिक्लाइन हो रहे हैं। इससे CO2 क्या है, ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट चैप्टर हमने पूरा डिस्कस कर लिया है। एक-एक चीज़ मैंने इस चैप्टर की डिस्कस की है। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया तो उसे अलग से वीडियो बनाकर डिस्कस कर देंगे 2-3 मिनट में। तो हम एडवांस एमसीक्यूज़ डिस्कस कर लेते हैं। एडवांस एमसीक्यूज़ क्या है कि मेजर डोमेन ऑफ द अर्थ, मतलब इस चैप्टर के मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ के कंसीडर में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं। इस स्टेटमेंट में से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला क्या है, हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर से आपके दिमाग में आना चाहिए वाटर, आपके दिमाग में आना चाहिए ओशियन। तो हाइड्रोस्फीयर इन्फ्लुएंसेस एटमॉस्फेयर सर्कुलेशन थ्रू द डिफरेंशियल हीट ऑफ ओशियन वाटर एंड लैंड। बिल्कुल सही। जब लैंड और वाटर हीट होता है, तो उसकी वजह से क्या होता है, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन में चेंजेस देखने को मिलेंगे। आप देखोगे लैंड, मैंने आपको बताया, जितनी तेजी से हीट होती है, उतनी तेजी से हीट रिलीज़ भी करती है। मगर वाटर क्या है, अगर ओशियन देखोगे, तो ओशियन आपको देखने को मिलेगा स्लोली हीट होता है, बहुत स्लोली हीट होगा और स्लोली डाउन होगा। तो ये क्या कह रहा है, हाइड्रोस्फीयर इन्फ्लुएंसेस एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। भाई एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही। अब भाई ये ओशियन है, बहुत हीटेड है, तो इसके अगल-बगल भी हीट हो जाएगी। अब जब एयर मॉलिक्यूल हीट हो जाएँगे तो वाटर वेपर ज़्यादा कंज़र्व करेंगे, और जब ज़्यादा वाटर वेपर कंज़र्व करेंगे, तो इससे क्या होगा कि इसके हीट को कंज़र्व करने की शक्ति बढ़ जाएगी और ज़्यादा देर तक अर्थ गर्म रहेगी। तो ये बात यहाँ कही गई है, बिल्कुल सही है, तो बी ऑप्शन यहाँ से काट सकते हैं। दूसरा क्या है, इंटरेक्शन ऑफ द लिथोस्फीयर एंड हाइड्रोस्फीयर इज़ अ मेजर फैक्टर इन द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा। बिल्कुल सही। लिथोस्फीयर, भाई लिथोस्फीयर ही तो होता है हार्ड, वो ही जाकर तो रिवर में जाके मिलता है, और हाइड्रोस्फीयर पानी होता है, तो जब सी और पानी मिलते हैं तो वहीं तो डेल्टा बनते हैं। इनडायरेक्टली पूछा है, ऐसे ही यूपीएससी पूछती है। तो बिल्कुल ये ठीक है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन कट गया। डी ऑप्शन, बायोस्फीयर कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर अंडर सर्टेन कंडीशन। बिल्कुल गलत। तो ये 2 ऑप्शन सही है। अगर ऑप्शन देखेंगे तो ओशियन स्टोर करता है, रिलीज करता है हीट को डिफरेंटली देन लैंड, मैंने आपको बता दिया। मानसून और साइकिल ट्रेड विंड में किस तरह से करता है। डेल्टा कैसे फॉर्म होते हैं, जब रिवर, लिथोस्फीयर और सी हाइड्रोस्फीयर मिलते हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा न्यूट्रिएंट का डिपॉजिट होता है, इसी को हम डेल्टा कहते हैं। आपको डेल्टा और इस सीरीज में डिफरेंस डिस्कस करेंगे। तीसरा इनकरेक्ट क्यों है, जो बायोस्फीयर पर डिपेंड है लिथोस्फीयर पर और एटमॉस्फेयर पर। तो ये हमने पूरा चैप्टर डिस्कस किया। अगर आपको दिक्कत है कोई, तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। जितनी ज्यादा रिवीजन उतनी करीब सक्सेस।